जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं BRLPS बिहार जीविका न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ सभी प्रॉब्लम के हल सहित फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज, अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सभी पोस्ट पर अलग अलग फीस पे करनी होगी। इसके अलावा गाइज, आप यहां पर अगर फोटो एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने में कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है एंड जो भी आपके इशूज़ है, जो भी आपके डाउट्स है, वो सभी इस वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई सवाल रह जाए, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये जो भर्ती है वो 2747 पोस्ट पर निकाली गई है और आप लोग इसके फॉर्म 18 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। यानी कि आपके पास इतना अतिरिक्त समय नहीं है फॉर्म को भरने के लिए। तो जब भी आप फॉर्म को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो और आप इसमें एलिजिबल हो तो तुरंत अप्लाई कर लेना। फिर आपको यहाँ पर ये जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है और किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइस, मैं आपको बता दूं कि किसी भी पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, सभी लोग बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सैलरी डिटेल, यानी कि कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी आपको मिलेगी, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पोस्ट वाइज सैलरी आपको बताई गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद फीस सहित और आपके सिलेक्शन प्रोसेस सहित तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और अगर आप इसमें एलिजिबल और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। ये जो नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे और उसके बाद में आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर पूछे कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज, यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का एक पेज देखेंगे। आपके सामने कैप्चा आएगा, कैप्चा आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ, आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अगर आपने यहाँ पर कोई जल्दबाजी में गलती कर दी तो आप इस इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई करेक्शन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही अच्छे से समय लगा करके एक एक स्पेलिंग चेक करना है और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो ही आप यहाँ पर सबमिट करना और फिर यहाँ से ओके करना। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और अब आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। और गाइज, अगर आप यहाँ पर फॉर्म भरते समय लॉग आउट हो जाते हैं, आपको समझ में ना आए कि आप कैसे लॉगिन करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया हुआ है आप ओपन करेंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक ओपन करेंगे। आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे, इस वाले जहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी जो कि आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से मिली है वो डालेंगे। जो पासवर्ड मिला है मैसेज और ईमेल के माध्यम से वो डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पर जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाए या फिर जब आप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले तो आप पोस्ट सिलेक्शन के सेक्शन पर क्लिक है टू अप्लाई फॉर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। अब आपको यहाँ पर आपकी कुछ और जानकारी फिल करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन नंबर।
तो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको फिल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट चुका है। और अब आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे मैरिटल स्टेटस का, जो कि आपको भरना है। तो आपको बताना है मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। एंड देन आपको आपकी माता जी का नाम भी यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट कैटेगरी, तो ये ब्लॉक लेवल है। उसके बाद में आप पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर आपको अप्लाई करना है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लिया है। और अगर गाइज आपका ये सवाल है कि क्या मैं मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप मल्टीपल पोस्ट पर पहले एक पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरी पोस्ट पर सेम प्रोसेस को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप पोस्ट सिलेक्शन के सेक्शन में आकर के इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना दूसरा पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं जिस पर भी आपको अप्लाई करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, तो आप नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी है? अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने पर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। और अगर आप बिहार से है तो आप यहाँ पर यस करके जो भी आपकी बिहार के अंदर कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो आपकी बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं एसटी सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जहाँ पर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है। उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है नीचे की तरफ राइट साइड में, जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है, उसके बाद में जिस पोस्ट का नाम लिखा हो वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करके उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। फिर कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद कैटेगरी सीरियल नंबर, आपको आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर 2 नंबर देखने को मिलते हैं, एक होता है आवेदन क्रमांक और दूसरा होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक लिखना है, क्योंकि सीरियल नंबर मांगा है ना कि सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको आवेदन क्रमांक यहाँ पर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स, यानी कि आपके निवास प्रमाण पत्र की जानकारी। तो आपका निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको निवास प्रमाण पत्र अपना चेक करना है, जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो जिसने भी किया है उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। किस महीने के अंदर जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे कि आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिख देना। फिर यहाँ पर गाइज आपके पास कुछ आईडी के विकल्प है, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी अनिवार्य है। जैसे कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो यस कर देना। यस करने के बाद में पैन कार्ड नंबर डालना और नेम क्या है आपका पैन कार्ड में वो नेम आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देना है। फिर पूछा कि क्या आप लाइसेंस है, अगर है तो यस करके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर नाम क्या है आपका वो लिखना, किस अथॉरिटी ने जारी किया, यानी कि कौन सी सिटी से आपने आपका बनवाया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ इशू और कब तक वैलिड है वो, साथ ही साथ किस तरह का लाइसेंस है, LMV, HMV, HGMV, HPMV या फिर HTV, तो जो भी टाइप है आपके लाइसेंस का वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर क्या आपके पास वोटर आईडी है, अगर है तो यस, और यस करने के बाद वोटर आईडी और उसका ऊपर आपका क्या नाम है वो भी आपको देना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट अगर आपके पास है तो यस करके आपको पासपोर्ट नंबर, नेम ऑन पासपोर्ट, पैलेस ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी। नहीं है तो नो कर दीजिए। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो यहाँ पर आईडीज़ दी गई है इनमें से कोई एक ही आपके पास होनी अनिवार्य है। अगर आपके पास एक है, आप एक की इन्फॉर्मेशन देकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टिक करूंगा, आपको भी यहीं पर टिक करना है और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल आ चुकी है, जहां पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि आर यू ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या आप उनके पोता या फिर पोती हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि PSU या फिर किसी
बैंक के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है BRLPS एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जहाँ पर पूछा है कि आर यू करंटली वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ BRLPS, क्या आप बिहार जीविका के करंटली जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं BRLPS के अंदर, बिहार जीविका के अंदर, वो कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ BRLPS, अगर आप बिहार जीविका के एक्स एम्प्लॉय है, आपने जॉब की है BRLPS के अंदर, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम BRLPS ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, क्या आप BRLPS के अंदर जब आप काम कर रहे थे उस वक्त क्या आपको टर्मिनेट किया है, ब्लैकलिस्ट किया है, आपको निकाला है जॉब से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। तो जो भी एड्रेस है वो आप लाइन 1 और 2 के अंदर डालेंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए चलिए मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे और आपका पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अब एक सवाल है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे फिर आपका बिहार बोर्ड है, या फिर CBSE बोर्ड या ISSE बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड, जो भी है वो आप लिख देना। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से आपने किया, उस स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही, और फिर आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, ग्रेड ऑफ मार्क्स, CGPA या परसेंटेज। अगर CGPA तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कितनी CGPA आपको आई थी और कितने में से आई थी। CGPA मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में थे तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। उसके बाद में किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं हो पास की थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जिस तरह से मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आपको यहाँ पर आपकी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। जिनके 60+ परसेंटेज होते हो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में परसेंटेज होते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, जहाँ से भी आपने आपकी जो 12वीं है वो 12वीं की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन सब्जेक्ट क्या था, आर्ट्स, कॉमर्स, अदर्स या फिर साइंस, तो जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे मैक्सिमम मार्क्स में फिल कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है। और फिर गाइज आप यहाँ पर जो आपकी डिवीज़न है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भर लेंगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे आप पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट की है, अगर आप मेल है तो आपको ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन देनी होगी, अगर आप फीमेल है तो आप इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फिर आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है देनी। तो चलिए मैं यहाँ पर मेल हूँ तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप फीमेल है तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ से आपने 12वीं पास की है, किस सब्जेक्ट से की है, किस महीने, एक साल के अंदर की है, और ऐसे ही नंबर भर देंगे जैसे कि आपने ऊपर 12वीं के भरे हैं। और अगर आप मेल है तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से आपकी ग्रेजुएशन पास की है, उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर बताने होंगे या फिर जो आपका डिसिप्लिन है वो आप यहाँ पर बता देंगे, जैसे जो भी आपके पास रहे हैं सब्जेक्ट। अगर आपने जैसे कि अगर आपने BA की है तो आप यहाँ पर उसके सब्जेक्ट बताएंगे। उसके बाद आएगा कि कब आपने इसको पास किया था, वो महीना और साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसमें गाइज यहाँ पर सभी ईयर के विकल्प आ रहे हैं, तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने। मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल टोटल मार्क्स डालिएगा, सॉरी वो नंबर डालिएगा जो आपको आए थे और मैक्सिमम मार्क्स के अंदर टोटल नंबर डाल दीजिएगा। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है और आप देना चाहते तो आप यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन को भर सकते हैं। फिर आएगी एक्सपीरियंस डिटेल, तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई और आप देना चाहते तो आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है।
पोस्ट हेल्ड के अंदर उस पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस के अंदर वो डेट लिखेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और एंड डेट ऑफ सर्विस में वो डेट लिखेंगे जब तक आपने जॉब की थी। फिर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आ जाएगा। बट इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो ये फिल करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए आप नीचे की तरफ आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सभी अपलोड करेंगे। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो पहले आपको फोटो अपलोड करना है। आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करने से पहले देख लीजिए कि आपके फोटो का साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और जो उसका डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रखना है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर फाइल नेम आएगा। अगर साइज 50 से 80 KB के बीच में ना हुआ तो आपका फाइल अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको जो साइज बोला है उसके अंदर ही रह करके आपका फोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे, व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 50 से 80 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फाइल अपलोड होगी, क्लोज करेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। फिर आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। ये आप JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। साइज 50 से 80 KB के बीच में रखा है, तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना, और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 10th का वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। गाइज यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, ये जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है इसमें अभी मैंने देखा कि वेबसाइट अपडेट हुई, तो आप इसको JPEG फॉर्मेट, JPG और PDF फॉर्मेट इनमें से किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, और साइज 100 से 300 KB के बीच में आपको रखना है। तो मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं क्लोज करता हूँ, और व्यू के ऊपर क्लिक करके आपको व्यू भी कर लेना है। फिर आप 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। इसी प्रकार से आप 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और फिर उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर से बता दो, अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आप दोनों में एक ही जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और इसका साइज भी 100 से 300 KB के बीच में रखा है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे आप पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, वो आपको अपलोड करनी है। अगर वो आपकी ग्रेजुएशन है और उसमें अलग अलग मार्कशीट है, अलग सर्टिफिकेट है, यानी कि एक से ज़्यादा इमेज हो रही है, तो आप उसको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना। अब वो इमेज से PDF में आप कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। तो इमेज टू PDF सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, फिर सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना, और जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के सर्टिफिकेट हैं उन सभी के फ़ोटो ले लेना, मार्कशीट के भी और सर्टिफिकेट के भी। अगर सेमेस्टर वाइज हो सेमेस्टर वाइज, और ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, चाहे वो 3 फोटो है, 4 हो, 5 हो, वो सभी आपको सेलेक्ट कर लेना इस तरह से, जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। फिर ओपन करना है, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपके इमेजेस है ये एक PDF फाइल के अंदर बन जाएंगे, और फिर आप यहाँ पर जैसे ये प्रोसेस हो जाए, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाए तो आप क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इस फाइल को अपलोड कर देंगे जो कि अभी आपने यहाँ पर बनाई है। एंड देन आप यहाँ पर जो आपने ID दी है वो ID अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा। और फिर गाइज आप यहाँ पर अगर कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है वो भी अपलोड कर देंगे, बट ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी है उनके सामने स्टार का आइकन आप देख सकते हैं। अब आप नीचे आएंगे, आप आपकी कैटेगरी के ऊपर जो फीस एप्लीकेबल हो रही है वो देखेंगे। चूज और पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को एक बार देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना, और ईमेल ID वैसे ये ऑप्शनल है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। और अगर आप UPI ID के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको UPI VPA के अंदर आपकी UPI ID डालनी है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। बट अगर आप QR कोड चाहते हैं तो आप QR कोड सिलेक्ट करना,
प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना और आपके सामने पेमेंट का जो QR कोड है वो आ जाएगा और आप उसको जैसे ही स्कैन करके पेमेंट कर देंगे तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। और फीस जमा होने के बाद अगर आपकी फ़ीस अपडेट हुई, फाइनल सबमिट हुआ, तो ही जाकर के आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। जब तक आपकी फ़ीस अपडेट नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग आपका बिहार जीविका का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।